हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्टेक आर्या। और हम लोग स्टडी कर रहे हैं यहाँ आरबीएससी बोर्ड की 12th क्लास की। ये बुक है चैप्टर नंबर 4 मनोवैज्ञानिक विकार। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विकार में हम स्टडी करेंगे कि लोगों को किस तरीके से मानसिक बीमारियां होती है हमारे आसपास के लोगों में, वो सब चीजें हम देखेंगे। आदमी का जो असामान्य व्यवहार होता है वही उसका मनोवैज्ञानिक विकार होता है। इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। मानवीय व्यवहार को यहाँ पर दो भागों में बांटा है, सामान्य और असामान्य। सामान्य जो नॉर्मल शब्द है वो लैटिन भाषा के नॉर्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बढ़ई का स्केल यानी कारपेंटर रूलर। जिस तरह बढ़ई अपने स्केल का प्रयोग एक स्टैंडर्ड के रूप में करके यह निश्चित करता है कि किस परिस्थिति में क्या मापन सामान्य होगा, ठीक उसी तरीके से नॉर्मल शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में एक मान्य पैटर्न या मानक को बोधित करने के लिए किया जाता है। एबनॉर्मल में एब तथा नॉर्मल से मिलकर बना है। एब क्या है? एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अवे फ्रॉम यानी दूर होना, यानी जो चीज नॉर्मल है उससे दूर होना। एबनॉर्मल का मतलब क्या हो गया? सामान्य से दूर होना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यवहार है वो सामान्य व्यवहार से विचलित या भिन्न होगा, उस व्यवहार को हम क्या कहेंगे? असामान्य व्यवहार यहाँ पर हम कहेंगे। मंगल ने असामान्यता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामान्य शब्द का अर्थ है निर्धारित नियम, प्रतिरूप, मानक, जबकि असामान्य शब्द का अर्थ है सामान्य से विचलित या फिर भिन्न। रीगर के अनुसार असामान्य व्यवहार एक ऐसा व्यवहार होता है जो सामाजिक रूप से अमान्य, दुखदायी, विकृत संज्ञान के परिणात्मक स्वरूप होता है। जो कि ऐसे व्यवहार से व्यक्ति को सामान्य समायोजन में कठिनाई होती है, इसलिए इसका जो स्वरूप है वो कुसमायोजी भी होता है। कोमर ने असामान्य व्यवहार को 4D यानी 4D माध्यम में उसने वर्गीकृत किया है। कोमर ने यानी जो एबनॉर्मल बिहेवियर है आदमी का, उसको 4D में यहाँ पर डिवाइड किया है। पहला तो है विचलन। विचलन क्या होता है कि जो सामाजिक मानक है उनसे भिन्न या असाधारण उसका व्यवहार होता है। दूसरा है तकलीफ यानी डिस्ट्रेस। इसमें क्या होगा कि जो स्वयं व्यक्ति के लिए तकलीफ दे या दुखदाई होगा। तीसरा है डाइसफंक्शन यानी दुष्क्रिया। इसमें व्यक्ति का ऐसा व्यवहार आ जाता है जो कि उसके दिन प्रतिदिन के व्यवहार या क्रिया करने पे भी बाधक होता है। चौथा है आपके खतरा यानी डेंजर। असामान्य व्यवहार कभी कभी क्या करता है, उसका असामान्य व्यवहार हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। अब असामान्य व्यवहार के लक्षण क्या है? वो समाज विरोधी होगा, अपर्याप्त समायोजन होगा, विघटित व्यक्तित्व होगा, उसमें असुरक्षा की भावना बहुत ज्यादा होगी, सामाजिक अनुकूलन की क्षमता का उसमें अभाव होगा, मानसिक रूप से असंतुलित होगा, सूझबूझपूर्ण व्यवहार की उसमें कमी होगी, आत्मज्ञान और आत्मसम्मान की उसमें कमी होगी, संवेगात्मक अपरिपक्वता होगी, तनाव तथा अति संवेदनशीलता उसमें होगी। तो ये सब व्यवहार जो है वो दुष्क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये आपका क्या कहलाता है कि जीवन के लिए आपके लिए नकारात्मक रूप से आपके जीवन को ये प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण। अब मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण किस तरीके से किया है? तो मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण का श्रेय मुख्य रूप से दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को जाता है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ और दूसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ मानसिक विकारों के वर्गीकरण के लिए DSM यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर प्रकाशित किया, तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो है प्रकाशित किया। इस योजना में प्रत्येक विकार के नैदानिक लक्षण और उनसे संबंधित अन्य लक्षणों तथा नैदानिक पथ प्रदर्शिका का वर्णन किया। यानी इन्होंने दो, ये एक तरीके से आप रिपोर्ट कह सकते हैं या बुकलेट्स कह सकते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर निकाली है। असामान्यता के कौन कौन से मॉडल है? सबसे पहला है बायोलॉजिकल मॉडल यानी जैविक मॉडल जिसे कहा है। इस मॉडल के अनुसार क्या है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोग है, या तो यह जन्मजात होता है या फिर इसमें मस्तिष्क के विकार या जैव रासायनिक प्रक्रियाओं में असंतुलन के कारण ये उत्पन्न होता है। दूसरा है साइकोलॉजिकल मॉडल, मनोवैज्ञानिक मॉडल। इसमें मनोगतिक, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, अस्तित्व परक मॉडल इसमें शामिल है। फ्रायड के मनोगतिक मॉडल यानी साइकोडायनेमिक मॉडल, इसके अनुसार
अचेतन स्तर पर होने वाले मानसिक द्वंद्वों के प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जिसका संबंध सामान्य प्रारंभिक बाल्यावस्था या शिशुअवस्था से होता है। तीसरा है व्यवहारात्मक मॉडल। इसके अनुसार मनोवैज्ञानिक विकार व्यवहार करने के दोषपूर्ण तरीके सीखने के परिणाम स्वरूप होता है। संज्ञानात्मक मॉडल क्या है? इसमें व्यक्ति अपने बारे में नकारात्मक ढंग से सोचता है, अतार्किक चिंतन करता है, अवास्तविक निष्कर्ष निकालता है। तो इसमें कई तरीके के असामान्य व्यवहार उसके उत्पन्न होते हैं। मानवतावादी अस्तित्व परक मॉडल के अनुसार मनोवैज्ञानिक कष्ट व्यक्ति के अकेलापन, विलगन, जीवन का अर्थ समझने, यथार्थ संतुष्टि प्राप्त करने में योग्यता की भावनाओं के कारण होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल। इस मॉडल के अनुसार असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के द्वारा पड़ने वाले प्रभावों के फलस्वरूप मानी जाती है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, विभेद, यौन भूमिका आदि मानसिक विकृति को जन्म दे सकते हैं। इन मॉडल के अतिरिक्त असामान्य व्यवहार की एक बहुमान्य व्याख्या रोगोन्मुखता दबाव मॉडल यानी डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल द्वारा दी गई है। डायथेसिस से तात्पर्य किसी विकृति या असामान्य व्यवहार व्यक्ति में उत्पन्न होने की पूर्ववृत्ति यानी प्री डिस्पोजिशन से होता है। इस मॉडल के अनुसार असामान्यता या मानसिक विकृति संबंध असामान्यता की पूर्ववृत्ति तनाव दोनों की अंतर्क्रिया का परिणाम होता है। तो ये कुछ यहाँ पर मॉडल्स थे जिनके नाम थे। अब असामान्य व्यवहार के कारक कौन से हैं? तो 3 कारक है, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। जैविक कारक तो वो कारक है जहां आपके नर्वस सिस्टम में या आपके शरीर में अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है या कोई त्रुटि हो जाती है जिसकी वजह से आप असामान्य व्यवहार करते हैं। आनुवंशिक दोष जिनमें व्यक्ति के असामान्य व्यवहार उत्पन्न होता है, उसमें क्या होता है, जीन्स में आपके चेंज हो जाता है, यानी गुणसूत्र के 21वें जोड़ में एक अतिरिक्त गुणसूत्र से बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होता है, जो कि एक तरीके से मानसिक मंदन है। कई बार शारीरिक गठन जो है, जैसे विकलांगता है या कुछ भी एक फिजिकल प्रॉब्लम आपके असामान्य व्यवहार आप में प्रदर्शित करती है। हार्मोन की गड़बड़ी से भी आप असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। मस्तिष्क की दुष्क्रिया यानी किसी भी तरह की आपके मस्तिष्क के ऊतक में अगर कोई क्षति है, दिमाग में अगर चोट लगना है या ऐसी कोई चीज होती है, ट्यूमर वगैरह, जिससे भी आप असामान्य व्यवहार करते हैं। मनोसामाजिक कारण। आरंभिक वचन या आघात। बच्चों में व्यक्तित्व विकास के आरंभिक निर्माण अवस्था में किसी तरह की अपर्याप्त या वचन किसी कारण से हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में बच्चा जब कुछ सीखता है, तो वहां पर उसे कुछ चीजें अगर उसे कमी महसूस होती है तो बच्चा असामान्य व्यवहार करता है। जैसे कि संस्थानीकरण जो है, यानी बच्चे को प्रॉपर घर में जगह नहीं मिल रही है, घर में वंचन है, बाल्यावस्था में सदमा या मानसिक आघात है, तो ये सब चीजें आपके असामान्य व्यवहार उत्पन्न करती है आपके बच्चे में। माता पिता और बच्चे के बीच दूरानुकूलन संबंध, यानी बच्चे और माता पिता के बीच में अगर संबंध अच्छे नहीं है तो भी बच्चे में मानसिक जो है असामान्य व्यवहार उत्पन्न होता है। बच्चे और माता पिता के बीच में जो व्यवहार है, अगर वो अति सुरक्षा है, यानी आप आपके बच्चे को लेके ओवर पॉजिटिव हैं, तो भी आपके बच्चे का व्यवहार असामान्य व्यवहार होगा। अत्यधिक बंधन है, यानी आप बच्चे को बहुत अधिक बांध के रखते हैं। अवास्तविक मांग भी अगर आप उसकी पूरी कर देते हैं, उसकी हर बात में हाँ मिला देते हैं, उसके दोषपूर्ण अनुशासन को भी आप करेक्ट नहीं करते हैं, यदि उसके साथ आपकी बातचीत पूरी नहीं है या फिर आपकी आपके बच्चे के साथ बहुत ज्यादा आसक्ति है, तो ये सब चीजें भी आपके बच्चे में असामान्य व्यवहार उत्पन्न कर देती है। रोगात्मक पारिवारिक संरचना। कई परिवार ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होती ही रहती है, या परिवार में ही कुछ फॉल्ट होते हैं, जैसे बेमेल परिवार, दो अलग अलग जो कास्ट के लोग हैं या दो अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग अगर शादी करते हैं तो वहां पर जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। विक्षुब्ध परिवार, विक्षुब्ध का मतलब हो गया कि साथ में नहीं रहने वाले, और विघटित परिवार यानी अलग अलग माता पिता जिनका तलाक हो गया है, उनके बच्चों के व्यवहार भी असामान्य हो जाते हैं। तीव्र मनोवैज्ञानिक प्रतिबल, सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इसमें क्या है कि आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस और तनाव और चिंता, इसके कारण क्या होता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और वह असामान्य व्यवहार
यहाँ पर प्रदर्शित करता है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण, कई बार हमारे समाज में क्या होता है, कोई हिंसात्मक घटना घट जाती है या भेदभाव होता है, बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, वो सब आदमी के मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है, उसके व्यवहार पर प्रभाव डालती है और इसके कारण व्यक्ति असामान्य व्यवहार करता है। अब यहाँ पर असामान्य व्यवहार में कौन कौन से विकार व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है दुश्चिंता विकार। चिंता से तात्पर्य भय और आशंका के नकारात्मक भाव से है। जब व्यक्ति में चिंता के इस भाव की मात्रा अवास्तविक तथा अतार्किक रूप से इतनी बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति का सामान्य जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है, तो उसे हम कहेंगे अब अनुकूलित यानी मेला अडेप्टिव हो जाता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, दुश्चिंता विकार हम कहते हैं। चिंता विकृति एक ऐसी मानसिक विकृति है जिसमें पहले स्नायु विकृति कहा जाता था, जिसका प्रमुख लक्षण है चिंता। इसके अंतर्गत आतंक विकृति, मनोभीति विकृति, बाध्यता, सामान्यकृत चिंता, प्रतिबलक के प्रति प्रतिक्रिया की गणना ये सब की जाती है। दूसरा है सामान्य जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसका ये क्या है, इसमें चिंता इतनी अधिक चिरकालिक, दृढ़ और व्यापक होती है कि स्वतंत्र प्रभावी यानी फ्री फ्लोटिंग होती रहती है, यानी आदमी 24 घंटे ही टेंशन में रहता है। तो ये चिंता आपकी कौन सी कहलाएगी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर आपका यहाँ पर कहलाएगा। यह लंबे समय तक चलने वाला अस्पष्ट, अवर्णनीय और तीव्र भय होता है जो किसी विशेष वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं होता। आतंक विकार, इसके बाद है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर जो है वो एक पौराणिक कथा से जुड़ा है, जिसमें जंगलों के भगवान का नाम पैन था, एकांत स्थानों में भय फैलाता था, जिसका अनुभव प्राय उन स्थानों से गुजरने वाले यात्रियों को हुआ करता था। इस तरह के वित्तीय में रोगियों में बारंबार भी क्या होता है, पैनिक अटैक होता है। आतंक आक्रमण का तात्पर्य है कि जब भी कभी विशेष उद्दीपक से संबंधित विचार उत्पन्न होता है, तीव्र दुश्चिंता अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाती है और इस तरह का दौरा पड़ने पर सामूहिक रूप से तीव्र आशंका, दहशत और व्यक्ति लोभ के लक्षण वहां उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय गति बढ़ जाती है, हाथ पांव ठंडे होकर सीने में पेन होने लगता है, सांस थमने लगती है और व्यक्ति को लगने लगता है कि उसकी अभी मृत्यु हो जाएगी। तो बेसिकली पैनिक डिसऑर्डर किससे रिलेटेड है, कोई भी घटना आपके जीवन में घटी है और उस घटना से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आपको याद आ जाती है तो आपके दिमाग में एक पैनिक अटैक आता है और ये सब सिम्टम्स आपको उसमें नजर आते हैं। फिर आता है फोबिया। फोबिया कई तरह का होता है, जिसमें कुछ यहाँ पर दिए हैं। फोबिया का मतलब होता है डर, भय। ठीक है, कोई चीज ऐसी जो वास्तव में खतरनाक नहीं है, मगर वो वास्तव में खतरनाक तो नहीं है, मगर उसके लिए हमारे दिमाग में डर बैठ जाता है। पहला तो है एगोरोफोबिया, ठीक है, विवृति भीति। दूसरा है सोशल फोबिया और तीसरा है स्पेसिफिक फोबिया। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, जीवन की सामान्य गतिविधियों का निर्वहन करने की उनकी योग्यता भी अत्यधिक सीमित हो जाती है एगोरोफोबिया में। सोशल फोबिया में क्या होता है कि हम समाज में किसी भी परिस्थिति के साथ हम उनसे तालमेल नहीं बिठा पाते, जबकि ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है, तो वो आपका क्या कहलाता है, सोशल फोबिया। तीसरा है आपका स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, बीमारी या किसी भी पक्षी, किसी भी चीज से वो डरने लग जाता है, तो वो आपका कौन सा कहलाता है, स्पेसिफिक फोबिया यहाँ पर कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हवा से दुर्भीति, एरोफोबिया। ये नाम है यहाँ पर। हवा से अगर कोई आदमी डरता है तो उसे एरोफोबिया कहा जाता है। किसी रोग से यदि कोई व्यक्ति डरता है तो उसे नोसोफोबिया या पैथोफोबिया कहा जाता है। बंद जगह से डरने वाले को क्लाउस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति आग से डरता है तो उसे पायराफोबिया कहा जाता है। कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, उसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। कई व्यक्तियों को पानी से डर लगता है, उसे हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। कई लोगों को भीड़ से डर लगता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों को, उसे अकोलोफोबिया कहा जाता है। मनोग्रस्त बाध्यता विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि अतार्किक और असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में वो व्यक्ति दोहराता रहता है। वह व्यक्ति उन विचारों से छुटकारा तो पाना चाहता है, पर उसकी मानसिक शांति इस तरीके से परेशान हो चुकी होती है और उसको समायोजन में इतनी परेशानी आती है कि वह चाहकर भी उन विचारों को अपने दिमाग से हटा नहीं पाता।
यानी इसमें कंपल्शन एक ऐसी अपने आप एक ऐसी प्रतिक्रिया होती है जहां पर रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बार बार उन चीजों को रिपीट करता है अपने दिमाग में, और वो फिर वहां पर परेशान होता रहता है। उत्तर आघातीय प्रतिबल विकृति, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, यह भी क्या है, चिंता का ही प्रकार है। मानव घटना से संबंध संवेगात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से इस हद तक व्यक्ति पीड़ित हो जाता है कि उसका समायोजन बिगड़ जाता है, जिसके कारण वो बहुत बार तनाव लेता है, बार बार कोई स्वप्न आता है, सांवेगिक शून्यता उसमें आ जाती है, एकाग्रता की कमी हो जाती है। पीटीएसडी में शरीर प्रारूपी विकार, इसमें शरीर कष्ट के लक्षण व्यक्त करता है, परंतु ये जो शारीरिक लक्षण है उसका कोई जैविक आधार उसमें नहीं होता। यानी आदमी साइकोलॉजिकल, उसके दिमाग में ही ये फितूर होता है कि उसको ऐसी प्रॉब्लम है, उसको वैसी प्रॉब्लम है, बेसिकली उसको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। पेन डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर में क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो तीव्र और असहनीय पीड़ा की शिकायत करता है, जो कि बिना किसी जैविक आधार के ही उत्पन्न होता है। यानी अगर आप उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वहां उसको कुछ भी बीमारी नहीं निकलेगी और वो दिन भर कराता रहेगा, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है। ये होता है पेन डिसऑर्डर। काय आलंबिता विकार, सोमेटिसेशन डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि जो लक्षण होते हैं वो चिरकालिक होते हैं। इसमें कई शिकायतें होती है, जैसे मेरा सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, मेरी बीपी बढ़ गई, तो ये सब शिकायतें व्यक्ति जनरली करता रहता है। और व्यक्ति क्या करेगा, इसमें जो बीमारी है उसको नाटकीय ढंग से और बढ़ा चढ़ाकर इसको और प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट है आपका कन्वर्शन डिसऑर्डर। कन्वर्शन डिसऑर्डर में क्या होगा, मानसिक संघर्ष को शारीरिक लक्षणों से प्रदर्शित करने की अनुभूति करता है। जैसे वो अंधा हो गया, उसे दिखाई नहीं दे रहा, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, चलना ही में कठिनाई आ रही है, तो ये सब है कन्वर्सन डिसऑर्डर। यानी परेशानी इस हद तक बढ़ जाए कि व्यक्ति को फिजिकल प्रॉब्लम वहां पर होने लगे। हाइपोकॉन्ड्रियासिस क्या होता है, स्व-काय दुश्चिंता रोग। इसमें हमेशा आदमी को क्या होगा, भय बना रहेगा। ठीक है, इसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं होने के बावजूद भी उसे लगेगा मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई बीमारी हो गई है, और उसकी जो दिनचर्या है वो कुसमायोजित वहां पर हो जाती है। विच्छेदी विकार, विच्छेदी विकार का मतलब, जनरली विच्छेद का मतलब क्या होता है कि अलग हो जाना, अचानक तथा अस्थायी परिवर्तन जो कष्टकर अनुभवों को रोक देता है। विच्छेदी विकार की मुख्य विशेषता यह होती है कि जो व्यक्ति इस विकृत से रोग से ग्रस्त है, उनमें वातावरण के प्रति चेतना का अभाव पाया जाता है। वे अपनी पहचान भूल जाते हैं और उन्हें भ्रम होने लगता है, अथवा उनमें अपनी अनेक पहचान की बात पाई जाती है। होम्स ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि मनोविच्छेदी विकृतियों का तात्पर्य विकृतियों की एक ऐसे समूह से है जिसमें स्मृति, तादात्म्य, चेतना के संकलित कार्यों की गड़बड़ी होती है। अब यहाँ पर इसके बाद है आपका डिसएसोसिएटिव एमनेसिया। यहाँ पर विच्छेदी विकार जो है उसमें सिर्फ ये है कि आदमी जहाँ बैठा है उसे वहां का ज्ञान ही नहीं है और उसने अपनी कोई अलग ही आइडेंटिटी बना ली है। ठीक है, विच्छेदी स्मृति लोप, इसका मतलब क्या है, डिसएसोसिएट एमनीशिया है। और ये विकार जो है वो यकायक उत्पन्न होता है, निश्चित सीमाबद्ध समय विशेष से संबंधित होता है। जैसे शाम होते ही आदमी का बीपी हाई हो गया, ठीक है, रात होते ही उसके पैर में दर्द होना शुरू हो गया। विच्छेदी आत्मविस्मृति, डिसएसोसिएटिव फेग्यू, इसका मतलब क्या है कि अपने घर या निवास स्थान से अचानक छोड़कर दूर चला जाना, वहां नए नाम और नए काम से अपनी जिंदगी की शुरुआत करना। महीनों सालों बीत जाते हैं और अपने नए स्थान में पाकर उनको फिर आश्चर्य होता है कि मैं कहाँ था और मैं अब ये कहाँ आ गया। ठीक है, और जब उन्हें जब पुराना जीवन याद आता है तो वो अपने नए जीवन को पूर्ण रूप से भूल जाते हैं। तो ये होता है डिसोसिएटिव फ्यू, यानी विच्छेदी आत्मविस्मृति, खुद को ही भूल जाना। अब है विच्छेदी पहचान विकार। इसमें एक ही व्यक्ति में दो या दो से अस्तित्व बारी बारी में पाए जाते हैं। संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से स्वतंत्र और सुसंगठित होते हैं और व्यक्तित्व अवस्था में नाटकीय ढंग से ये भिन्न भी होते हैं। यदि एक प्रसन्न और सक्रिय है तो दूसरा क्या है, दुखी और निष्क्रिय यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही आदमी में दो तरह की क्वालिटीज होती है। जैसे कोई आदमी एक सेकंड के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है और वही आदमी किसी दूसरे मूवमेंट में बहुत ही ज्यादा बुरा और
बहुत ही ज्यादा क्रूर हो जाता है। थर्ड है, इसमें नेक्स्ट आपका आता है व्यक्तित्व लोप, यानी डीपर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति की खुद की जो व्यक्तित्व है उस भाव की क्षति हो जाती है और उसे ये लगता है कि मैं तो कोई सपनों की दुनिया में हूँ। उसकी मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं का एक बाहरी प्रेक्षक बनकर उसका प्रेक्षण कर रहा है और उसका जो बोध है वो अस्थायी स्तर पर लुप्त हो जाता है। मनोदशात्मक विकार, मूड डिसऑर्डर जो है आपका, यहाँ पर मूड डिसऑर्डर आपका कहलाता है कि इसमें मनोभावात्मक प्रक्रिया इस हद तक वित्त बन जाती है कि वह अपने दैविक जीवन में समायोजन बनाए रखने में सक्षम नहीं रहता। सरासन और सरासन ने मनोदशा वित्ति को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोदशा वित्ति का तात्पर्य वित्तियों के एक ऐसे समूह से है जिसमें मुख्यतः संवेगात्मक भाव प्रभावित होता है। यह विषाद हो सकता है, उत्साही उत्तेजन हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर आता है आपका मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी है। इसको ध्रुवीय विषाद कहा है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को। ठीक है, इसके बाद है उन्माद, जिसमें क्या होता है व्यक्ति बहुत ज्यादा सक्रिय अति उत्साही हो जाता है। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें उन्माद और अवसाद दोनों चीजें साथ में है, यानी आदमी डिप्रेस भी हो जाता है और कभी कभी मेनिया यानी उत्साही भी हो जाता है। आत्महत्या का प्राय भाव दशा विकारों से संबंध होता है। यह एक आत्म प्रेरित मृत्यु होती है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी को समाप्त करने का ज्ञानतः प्रत्यक्ष और चेतन प्रयास करता है। इसकी वजह क्या है कि व्यक्ति के जीवन में तनाव युक्त घटनाएं, परिस्थितियां तथा मनोदशा, अल्कोहल उपयोग, मानसिक विकृति, बहुत सारी चीजें हैं जहां व्यक्ति को ये लगता है कि अब उसे उसके जीवन का अंत कर लेना चाहिए और यही सबसे सरलतम उसका उपाय है। ये आपकी आत्महत्या होती है। अब आत्महत्या में कई लोग ऐसे होते हैं जो जनरली मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो जीना चाहते हैं मगर उनके जीवन में समस्याएं इतनी ज्यादा हो जाती है कि उन्हें इन समस्याओं का समाधान आत्महत्या के अलावा कोई चीज दिखती नहीं है। आत्महत्या के पूर्व प्रत्यक्ष या परोक्ष संकेत वास्तव में रोगी की सहायता हेतु पुकार होती है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने वाला है तो वह अपने आसपास में पूर्ण कोशिश करेगा कि कहीं से उसे समस्याओं का समाधान मिले और कहीं से उसे इन विकारों से मुक्ति मिले। अब यहाँ पर आत्महत्या को समय समय पर व्यावसायिक परामर्श या मनोवैज्ञानिक से समायोजित मदद लेकर आत्महत्या की घटना को रोका जा सकता है। नेक्स्ट आपका आता है मनोविदलन विकार। मनोविदलन विकार एक गंभीर मनोवृत्ति है। इससे पहले डिमनेशिया प्रकाक्स भी इसको कहा जाता था। स्किज़ोफ्रेनिया की संज्ञा इसको दी है। मनोविदलता में वास्तविक जो साइकोसिस वो एक प्रकार है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्तित्व विभाजन। इस व्यक्तित्व विभाजन के कारण रोगी में गंभीर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक विकृतियां विकसित हो जाती है जिससे रोगी का संबंध वास्तविकता से टूट जाता है। मनोविदलनता के उदाहरण, सकारात्मक उदाहरण, इसमें व्यक्ति विचार, संवेग और व्यवहार में अतिशयता दिखलाता है। इस श्रेणी के लक्षणों में व्यामोह, डेल्यूशंस अर्थात एक ऐसा गलत विश्वास हो जाता है जिसके गलत होने का सबूत होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे गलत मानने को तैयार नहीं होता। ये तो होता है आपका डेल्यूशन। नेक्स्ट आपका आता है इसके बाद में हेल्यूसिनेशन, विभ्रम, यानी किसी बाह्य उद्दीपक के प्रत्यक्षण करना। विघटित चिंतन या संभाषण, इसमें संभाषण और चिंतन बहुत ही विघटित होता है जिसे एक विषय से दूसरे विषय पर इतना तेजी से बदलना कि सुनने वाला व्यक्ति कोई अर्थ नहीं निकाल पाता। शब्द और वाक्यों को बार बार दोहराना। अनुपयुक्त भाव, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट, इसमें संवेग जो स्थिति के अनुरूप ना हो। नेक्स्ट आपका आता है नकारात्मक लक्षण। इसमें व्यक्ति क्या होगा, कुंठित होगा और उसके भाव विसंगत होंगे। वो किसी के भी सामने अपने भाव प्रदर्शित नहीं करेगा, इच्छा शक्ति में उसकी कमी आ जाती है और असमर्थता और उदासीनता वो प्रदर्शित करता है। वो किसी से बात नहीं करता। मनोपेशीय लक्षण जो होते हैं, इसमें क्या होता है, मनोपेशीय लक्षण में हाव भाव, गति और मुद्राएं अजीब तरीके से आदमी प्रदर्शित करने लग जाता है। इसका जो पीक पॉइंट होता है उसे कैटाटोनिया
कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार की भ्रमाशक्ति, उत्पीड़न भ्रमाशक्ति, डेल्यूशन ऑफ परस्यूएशन, इस तरह की जो भ्रमाशक्ति है उसमें लोगों का यह विश्वास होता है कि लोग जो है उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, उनकी मिथ्या निंदा की जा रही है और उन्हें जानबूझकर उत्पीड़ित किया जा सकता है या किया जा रहा है। दूसरा है संदर्भ भ्रमाशक्ति, यानी इसमें वे दूसरों के कार्यों या वस्तुओं और घटनाओं के प्रति विशेष और व्यक्तिगत अर्थ को जोड़ देते हैं। आत्महम्मन्यता भ्रमाशक्ति, व्यक्ति अपने आप को बहुत सारी विशेष शक्तियों से संपन्न मानता है। नियंत्रण भ्रमाशक्ति, वे मानते हैं कि उनके विचार और भावनाएं क्रियाएं दूसरों के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। श्रवण भ्रमाशक्ति में क्या होता है कि रोगी ऐसी आवाजें और ध्वनि सुनते हैं जो सीधे रोगी से शब्द, मुहावरे, वाक्य बोलते हैं या आपस में रोगी से संबंधित बात कर रहे हैं। स्पर्शी विभ्रमांति में क्या होता है कि व्यक्ति को शरीर में झंझनाहट या जलन महसूस होती है। दैहिक विभ्रांति क्या होती है, उसे लगता है कि उसके शरीर में कोई घटना घटित हो रही है, जैसे उसके पेट में सांप रेंग रहा है। दृष्टि विभ्रांति होती है, यानी वस्तुओं का सुस्पष्ट दृष्टि या रंग का स्पष्ट प्रत्यक्षण इसमें होना। रस संवेदी विभ्रांति जो है वो खाने और पीने की वस्तुओं का विचित्र स्वाद यहाँ पर उसे आने लगता है। और घ्राण विभ्रांति में उसे धुएं या जहर की गंध प्रमुख रूप से आने लगती है। ये कुछ वहां पर उसको इल्यूजन हुए। अब नेक्स्ट है आपके मनोविदलता के 5 प्रकार मुख्य है। एक तो होता है पोस्ट पैरानोइड टाइप, व्यामोहा प्रकार। इसमें क्या होता है कि श्रव्य विभ्रम का एक क्रमबद्ध और संगठित तंत्र का होना, इसमें दंडात्मक व्यामोह की प्रबलता होती है और अतिरिक्त बड़प्पन का व्यामोह ईर्ष्या का होता है, संदर्भ का इसमें पैरानोइड टाइप का है ये एक चीज है। विसंगठित प्रकार यानी डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप जो है, इसमें व्यक्ति विसंगठित भाषा, व्यवहार और कुंठित भाव इसमें प्रदर्शित होते हैं। कैटाटोनिक प्रकार, कैटाटोनिक प्रकार क्या हो जाता है, पीक लिमिट आ जाती है डिस्टरबेंस की और उसमें वो अलग अलग तरह की क्रियाएं करने लगता है, जैसे कि एक पैर पर कई देर तक खड़े रहना। अविभेदित प्रकार, अनडिफरेंशिएट टाइप, और इसमें क्या होता है कि निर्धारित श्रेणियों में से किसी भी एक प्रकार की श्रेणी के अनुरूप ये नहीं होते। अवशिष्ट प्रकार, घटना से गुजर चुका हो और वर्तमान में कोई सकारात्मक लक्षण नहीं किंतु नकारात्मक लक्षण वो प्रदर्शित करता है। व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक विकार, इसमें है बाह्यकरण विकार, ठीक है। सेकंड है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार और थर्ड है आपका आचरण विकार। आंतरिकरण विकार में है आपका वियोजक दुश्चिंता विकार। नेक्स्ट है आपका डिप्रेशन। डिप्रेशन सबसे ज्यादा उन लोगों में पाया जाते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी स्वलीन, जो जिनमें पाया जाता है कि जो खुद में ही मतलब खुद में ही वो मस्त रहते हैं। मानसिक मंदता, औसत बुद्धि से यदि व्यक्ति कम हो जाता है तो मानसिक मंदता का वो शिकार हो जाता है। यहाँ पर साधारण मानसिक दुर्बलता 50 से 70 दी है, औसत 35 से 50, गंभीर मानसिक मंदबुद्धिता 20 से 35 और 20 से अति गंभीर मानसिक दुर्बलता का रेंज है। मादक द्रव्य दुरुपयोग विकार, व्यक्ति यदि अगर नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो भी उसमें मादक द्रव्य ये मानसिक विकार और असामान्य व्यवहार उसमें उत्पन्न होता है। यहाँ पर डेविसन और नील ने मादक द्रव्य निर्भरता के बारे में बात की है और मादक द्रव्य दुरुपयोग के लक्षणों की यहाँ पर बात हुई है। एल्कोहल, एम्फिटामाइंस, कैफीन, कैनबिस, कोकीन और हेलुसिनोजन जैसे मेस्कालाइन है, सूंघने की दवाएं हैं। सूंघने की दवा में गैसोलीन, गोंद, पेंट थिनर,
और शहद ठीक करने वाला तरल, निकोटीन में सिगरेट, तंबाकू है, ओपियोइड में मॉर्फिन, हीरोइन है, कफ सिरप है और शामक में बेहोश करने वाली दवाएं हैं। तो इन सब का व्यक्ति आदतन शिकार हो जाता है। मादक पदार्थ व्यसन की चिकित्सा की किस तरीके से की जाती है और रोकथाम के यहाँ पर कुछ उपाय दिए गए हैं। अब इस टॉपिक में वैसे जनरली आज दिन तक आरपीएससी के एग्जाम में कुछ पूछा नहीं गया है। ये मेरे ख्याल से आगे अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर साइकोलॉजी विषय में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस चैप्टर को आप डीप से पढ़िए, नहीं तो ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हम मल्टीपल चॉइस अब यहाँ पर देखेंगे। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को बांटा गया है सामान्य और असामान्य। नॉर्मल शब्द किससे बना है? नॉर्मा से बना है। नॉर्मा शब्द कौन सा भाषा का है? लैटिन भाषा का है। मनोव्याधि शब्द का मतलब क्या होता है? मन का रोग। कोमर द्वारा बताया गया 4D में से कौन सा नहीं है? तो विसामान्यता, डाइसफैक्शन तीनों ही है। और कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है यहाँ पर? तो दुश्चिंता विकृति का जो प्रकार यहाँ पर नहीं है, काय रूप विकार, दुर्भिति, मनोग्रसित बाध्यता। एक बार इसका आंसर हम देख लेंगे क्योंकि इसका आंसर मुझे भी कंफर्म नहीं होगा। 6 में सी, 6 कायरूप विकार इसका आंसर है। कायरूप विकार किसका प्रकार है? तो कायरूप विकार जो है वो आपके है सभी, ठीक है। परिवर्तन विकार, पीड़ा विकार और स्वीकार दुश्चिंता। निम्न में से किसका संबंध द्रव्य संबंध विकार से है? तो द्रव्य निर्भरता और द्रव्य दुरुपयोग दोनों ही। निम्न में से किस भावात्मक रोग किसको कहा जाएगा? तो भावात्मक रोग जो है वो भ्रमाशक्ति को यहाँ पर कहा जाएगा। बुलिमिया क्या है? बुलिमिया में भूख अधिक लगती है। मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है? 70 से नीचे होती है। विभ्रम और भ्रम का संबंध किस प्रकृति से है? तो मनोविदलता से है। मनोविदलता के धनात्मक लक्षणों में कौन है? तो धनात्मक लक्षणों में मेरे ख्याल से उपरोक्त सभी होंगे। फिर भी हम एक बार 13 का आंसर चेक करेंगे, डी। 13 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। संज्ञानात्मक का संबंध किस मानसिक विकृति से है? तो संज्ञानात्मक का संबंध जो है यहाँ पर विषाद से है। और व्यक्ति के विभाजन के लिए मनोविदालता पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो ब्यूलर ने किया। एक बार फिर हम चेक कर लेंगे यहाँ पर 15 फॉर ए करेक्ट, ब्यूलर ने यहाँ पर किया। तो यहाँ पर आंसर्स होप सो कि सब सही होंगे, फिर भी हो सकता है कि 19-20 गलत हो। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर मैंने राइट देने की कोशिश की है, मगर इस चैप्टर से अधिकतर पूछे नहीं गए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट इसके बाद जो चैप्टर आता है वो चैप्टर का नाम हम यहीं पर आज चेक कर लेंगे, चिकित्सात्मक उपागम एवं परामर्श। ये चैप्टर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा चैप्टर आता है? लेट मी सी। चैप्टर ही बहुत बड़ा है अपने आप में। आई होप दिस इज राइट। नेक्स्ट चैप्टर है अभिवृत्ति और सामाजिक संज्ञान। ये चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसमें भी जो जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर पूछा गए हैं, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। और इसमें लग रहा है कि बहुत सारा हमारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ये नेक्स्ट आ गया ग्रुपिंग। तो नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 6 से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही।
आज की वीडियो के लिए। और आज की वीडियो में से वैसे जनरली कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, फिर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट में चैप्टर नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे, अभिवृत्ति और सामाजिक संज्ञान। इसमें से अभिवृत्ति जो है और सामाजिक संज्ञान दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टडी करेंगे। धन्यवाद।